नमस्कार। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा के बारे में हमने विस्तृत में जानकारी हमने ले ली है। तो चलो हमने राष्ट्रभाषा राजभाषा के बारे में उसकी परिभाषाएं उनमें जो अंतर है और राष्ट्रभाषा इसकी हमने विस्तृत में जानकारी ले ली है। तो राजभाषा हिंदी, तो राजभाषा के बारे में हम विस्तृत से जानकारी हम लेते हैं। आधुनिक हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में के लिए क्या है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज में उसका उस शब्द का जो समानार्थी शब्द है अंग्रेजी में। ठीक है, जो आधुनिक हिंदी की राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द के समानार्थी पर्याय के रूप में किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सबसे पहले किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में यह शब्द एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ परिभाषा है, सरकारी कामकाज का जो राजकाज है उसके लिए प्रयुक्त भाषा। ठीक है, भारतीय संविधान में यह जो शब्द है एक पारिभाषिक शब्द जैसे जिसका अर्थ है राजभाषा का कि सरकारी कामकाज यानी जो राजकाज है उसके लिए प्रयुक्त भाषा यानी राजभाषा। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भी राजभाषा का प्रयोग उनके विद्वानों, भाषाविदों तथा राजनीतिज्ञों जो राजनीति तज्ञ थे उनके द्वारा राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के अर्थ में भी किया गया है, जो वास्तव में सही नहीं था क्योंकि राष्ट्रभाषा राज्यभाषा शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म किंतु स्पष्ट भेद है तथा राष्ट्रभाषा यानी जो जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज, किसी राष्ट्र के लगभग सभी बहुसंख्यक लोगों के पारस्परिक संपर्क हेतु, जो पारस्परिक संपर्क हेतु है राष्ट्र के लगभग जो सभी लोग हैं जो बहुसंख्यक लोगों के पारस्परिक संपर्कों के हेतु प्रयुक्त तथा स्वतः जो मान्य भाषा होती है, कौन सी, राष्ट्रभाषा। ठीक है, और राज्यभाषा जो स्टेट लैंग्वेज है, किसी विशिष्ट राज्यों के लगभग सभी बहुसंख्यक लोगों तथा उस राज्य के कामकाज के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा यानी उस राष्ट्र के सभी लोग और राज्यभाषा यानी उस राज्य के बहुतांश लोग। ठीक है, तो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज किसी देश या प्रदेश के विभिन्न सरकारी राजकाज कामकाज कार्यों को चलाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है। आ रहा है ध्यान में, राजभाषा किसी देश या प्रदेश के विभिन्न जो राजकाज सरकारी कार्य जो होते हैं उनको चलाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है, वह राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। राज्यभाषा तथा राजभाषा की अपेक्षा राष्ट्रभाषा अधिक विस्तृत, सर्वसमावेशी तथा राष्ट्रीय अस्मिता से ओतप्रोत लोकमान्य होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो चलो राजभाषा हिंदी जो है, राजभाषा हिंदी की जो संकल्पना किस तरह से आई वो हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति प्रदान दी गई है। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार निर्देश भी दिए गए हैं। संविधान में एक ऐसी हिंदी का विकास करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान में ऐसी हिंदी का विकास करो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि भारत जो समस्त भारत है, वो जो पूरी संस्कृति है, उसके सभी तथ्यों की जो अभिव्यक्ति है वह हिंदी में की जाए, हिंदी उसका माध्यम बने।
ऐसा निर्देश संविधान में दिए गए हैं। राजभाषा हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका प्रयोग विशेषतः भारत की संघ सरकार के जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए किया जाता है। राजभाषा हिंदी को ही शासन की भाषा या राजभाषा भी कहा जाता है। भारतवर्ष एक बहुभाषी देश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो वो कहा भी जाता है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी, ऐसा कुछ तो है। तो हमारे हर जगह पर हम थोड़ा, अगर हमारा जिला बदल जाता है तो हमारी भाषा बदल जाती है। तो भारत यह बहुभाषी देश है। इस देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। उनमें से कई तो हिंदी के समान की बहुत समृद्ध तथा पुरानी भी है। फिर भी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। उसके कारण क्या है हम देखते हैं। एक है हिंदी भारत देश के एक बहुत बड़े भूभाग की आम जनता की मातृभाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, यह मराठी भाषा महाराष्ट्र तक ही सीमित है। पंजाबी भाषा पंजाब में ही सीमित है। गुजरात की गुजराती भाषा गुजरात तक ही सीमित है। मगर ऐसा भारत का बहुत बड़ा भूभाग है जो हिंदी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं। उनकी मातृभाषा क्या है? हिंदी ही है। दूसरा है जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर के अन्य क्षेत्रों में बहुत से लोग भी आसानी से समझ सकते हैं तथा बोल सकते हैं। आ रहा है ध्यान में कि ठीक है, बाकी तो हमारी मातृभाषा मराठी है महाराष्ट्र की, फिर भी हमारे में से 70 से 75% जो लोग हैं वो लोग हिंदी को समझ सकते हैं और बहुत सारे लोग हिंदी में बात भी कर सकते हैं, हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं। तो ऐसी बात है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर जो हिंदी जिनका भाषिक क्षेत्र नहीं है, ऐसे क्षेत्रों से बहुत से लोग उसे समझ सकते हैं। यानी हमें अन्य राज्य में जाने के बाद भी हम हिंदी में बात कर सकते हैं, उनकी भाषा समझ सकते हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है हिंदी ने भी भारत की कुछ अन्य भाषाओं के समान ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में अनूठा योगदान दिया है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, हमारे क्रांतिकारक, हमारे जो लोग हैं उन्होंने वीर मरण पाया है। तो वो तो हिंदी एक ऐसी भाषा थी कि उस समय पूरे लोगों को एकत्रित करने का, जैसे अन्य भाषाओं में जो लोगों को स्वतंत्रता के लिए संदेश दिया गया, उस तरह से सभी भाषाओं में उनके समान ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंदी ने भी बहुत बड़ा अनूठा योगदान दिया गया है। उस समय जो न्यूज़ आती थी वो हिंदी में आती थी। पूरे देश में जो समाचार पत्र वो हिंदी में छपते थे। यहाँ क्रांति होती है तो उस क्रांति को दूसरे प्रांतों में पहुँचाने के लिए हिंदी में ही समाचार पत्र तथा संदेश दिए जाते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति में हिंदी का बहुत ही अनूठा योगदान है। हिंदी अपनी संगठना की दृष्टि से एक सरल भाषा होने के कारण अन्य भाषा भाषियों द्वारा आसानी से समझी तथा सीखी जा सकती है। पांचवा है हिंदी में विविध प्रकार के प्रयोजनमूलक साहित्य की रचना करना विशेष कठिन कार्य नहीं है। ठीक है। 6 नंबर है सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग लगभग 6 से 700 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में बहुत ही मात्रा में होता रहा है। यानी हिंदी बहुत पुरानी भाषा है। 7वां है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह सिद्ध हो चुका है कि देश को एक सूत्रों में पिरोए रखने के लिए हिंदी यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय हिंदी ने हमारे लोगों को इकट्ठा एक सूत्र में पिरोए बांध कर रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनाए जाने के पीछे महात्मा गांधी की भूमिका पर्याप्त प्रभावकारी रही है। महात्मा गांधी जी ने संघ की भाषा राजभाषा बनाने के लिए हिंदी को महात्मा गांधी की भूमिका बहुत ही पर्याप्त या प्रभावकारी रही है। उन्होंने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने तथा राजभाषा बनाए जाने के लिए महात्मा गांधी ने
भाषा के जो 5 सूत्र लक्षण बताए थे, वे सभी सूत्र जो हमने राष्ट्रभाषा के समय पढ़े हैं कि जो 5 सूत्र है, कौन कौन से 5 सूत्र है वो, कि सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सके, वह सारे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए सक्षम हो, वह अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली जाती हो, ठीक है, सारे देश में उसको सीखने में आसानी हो। ऐसी भाषा को चुनते समय अस्थायी या क्षणिक परिस्थितियों को महत्व न दिया जाए। ये जो 5 सूत्र है उसमें वह हिंदी हमारी बैठती है। तो 9 नंबर है कि ईस्वी सन 1947 में प्रांतीय सरकारों के गठन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हर प्रांत की सरकार कामकाज, हर जो प्रांत है उस प्रांत की जो सरकारी कामकाज या भाषा उस प्रांत की भाषा होनी चाहिए। अखिल भारतीय भाषा होने के कारण, ठीक है, अखिल भारतीय भाषा होने के कारण हिंदुस्तानी को सरकारी तौर पर माना जाना चाहिए। अखिल भारतीय भाषा केवल हिंदी का हिंदुस्तानी ही रूप हो सकता है। तो इस तरह से यह जो हिंदी का जो संकल्पना है राजभाषा की, तो इस तरह से हिंदी को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जन के मन की भाषा के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। जो हिंदी भाषा का विकास जो है, राजभाषा हिंदी का विकास यात्रा के पहलू पर हम थोड़ा क्या करते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। 9वीं 10वीं सदी में जब हिंदी भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, ठीक है, तब यह राजकाज की भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा था। उस समय 9वीं 10वीं सदी की जो हिंदी थी, तो हिंदी में स्थानीय बोलियों तथा अरबी, फारसी के अनेक शब्द उस हिंदी में प्राप्त होते थे, है भी। 10वीं शताब्दी के आसपास राजकाज की भाषा हिंदी अपने प्राचीन रूप में दिखाई देती है। उन दिनों की जो हिंदी है, उस हिंदी में संस्कृत भाषा के शब्दों के अपभ्रंश रूप दिखाई देते हैं तथा अरबी, फारसी के शब्द के जो मिले जुले रूप है उस हिंदी में दिखाई देते हैं। 5 सूत्र जो लक्षण बताए हैं वे सभी हिंदी में मौजूद है, ठीक है। तो यह जो हिंदी है, यह हिंदी इस तरह से विकसित हुई है। जो 10वीं शताब्दी है, जो 10वीं शताब्दी में प्राचीन हिंदी के रूप में दिखाई देती है, उसमें संस्कृत अपभ्रंश, उसमें अरबी, फारसी की भाषा दिखाई देते हैं। मोहम्मद गजनबी से लेकर खिलजी, तुगलक वंश, मुगल काल में भी सभी राजकाज के लिए अब कुछ अंशों में हिंदी का प्रचलन हमें दिखाई देता है उन समय भी। और जो लोग अरबी और फारसी भाषा बोलते थे, जो बोलने वाले जो मुसलमान बादशाहों तथा अधिकारियों को स्थानीय जनता से संपर्क रखने के लिए तथा प्रशासकीय जो कामकाज था उस समय का, वो चलाने के लिए प्रशासनीय कार्यों में हिंदी का को ही स्थान देना आवश्यक था, क्योंकि वो भी अगर अरबी फारसी बोलते हैं तो उनको राज तो हिंदुस्तान में करना था, और हमारे बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को समझते थे, तो उनको हिंदी को स्थान देना आवश्यक था। उसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में खिलजी और तुगलक के काल में बहुत जो काल था, वो बहुत लोग उत्तरी भाषा से दक्षिण भारत गए थे, ठीक है। तो वहाँ की स्थानीय भाषाओं जैसे मराठी, तेलुगु, कन्नड़, जो महाराष्ट्र है ना, दक्षिण भारत में आए थे, कन्नड़ के मिश्रण से हिंदी की नई शैली हो गई। वो कौन सी थी? दक्खनी हिंदी बोलते हैं, उसका विकास हुआ। उसे हैदर बली तथा टीपू सुल्तान केरल तक ले गए। जो दक्खनी का निर्माण हुआ दक्षिण भारत में, तो उसे हैदर बली और टीपू सुल्तान ने केरल तक ले गए थे। ये जो बादशाह थे, उन बादशाहों के राज परिवार के लोगों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था कराई गई। साथ ही उसको प्रशासन में भी स्थान दिया गया हिंदी को। सिकंदर लोधी के राजकाज में भी हिंदी का स्थान दिया गया था। शेरशाह सूरी के कुछ सिक्कों पर नागरी का प्रयोग हुआ है, हमें देखने को मिलता है। मुगलों ने हिंदी को जो सहराज भाषा है उसके रूप में ग्रहण कर लिया। 20वीं शती को भारत में जिला स्तर पर जो कामकाज होता है
उस कामकाज में जो हिंदी का जो ढांचा रहा है वह मुगल काल की ही देन रहा है। मुगल काल से जो जिला स्तर पर जो सरकारी कामकाज में जो हिंदी का उपयोग किया जाता है वह मुगल काल की ही देन है। मराठा शासनकाल में हिंदी का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है। मराठों का आधिपत्य राजस्थान, पंजाब, प्रयाग तथा काशी तक फैल चुका था। तब मराठा राजाओं ने पेशवाओं तथा सरदारों को हिंदी राजकाज की भाषा बनानी पड़ गई थी, क्योंकि मराठी तो महाराष्ट्र में बोली जाती है और बाकी जो पंजाब, राजस्थान, प्रयाग उनमें वहाँ जो उनको राज्य करना था तो वहाँ के जनमानस की भाषा उनको सीखनी थी, इसलिए उन्होंने हिंदी को ही राजभाषा बनाया था, राजकाज की भाषा बनाया था। उन दिनों के अनेक जो पत्र है, उन दिनों के अनेक पत्र पुणे तथा बीकानेर के अभी लेखागारों में हमें दिखाई देते हैं कि 17वीं सदी में, ईस्वी सन जो 17वीं सदी में भारत के जो कईर निरेश तथा अधिकारियों के साथ पेशवा और मराठा सरदारों का जो पत्र व्यवहार हुआ था वो पत्र व्यवहार हिंदी में ही हुआ था, पाए जाते हैं। राजस्थान की कई रियासतों के पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग होता है। अंग्रेजों के समय में सिविल सर्विस के उच्चाधिकारियों के लिए हिंदी तथा अन्य भाषाओं का ज्ञान उन्होंने अनिवार्य किया था, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में, हिंदुस्तान में राज करना था, तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ संपर्क करने के लिए उनको हिंदी आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उनको यह कहा गया था कि हिंदी आना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो उन दिनों में एक वर्ग हिंदुस्तानी समर्थक था और दूसरा वर्ग हिंदी का समर्थक था, किसमें, जो अंग्रेज के काल में। ठीक है, और 14 जुलाई 1947 को एक संशोधन स्वीकार कर हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी शब्द की स्वीकृति मिल गई। कब? हिंदी को हिंदी नाम से, कब? उसको पहले हिंदुस्तानी कहा जाता था, तो 14 जुलाई 1947 को संशोधन जो स्वीकार करके हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का स्वीकृति मिल गई। 14 जुलाई को हिंदी शब्द में उस भाषा को कहा गया। और फरवरी 1948 में प्रस्तुत संविधान के प्रारूप में राजभाषा का कोई उपलब्धि नहीं था, किंतु इतना उल्लेख अवश्य था कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अखिल भारतीय भाषा का आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत अपने देश की अपनी भाषा में राजकाज चलाना चाहिए। राजभाषा के बारे में अगस्त 1949 को विशेष बहस हुई। इस बहस के 3 मुख्य मुद्दे थे कि राजभाषा हिंदी का स्वरूप कैसा हो, संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी चलती रहे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों में से किसे मान्यता दी जाए। ये 3 मुख्य मुद्दे थे। अगस्त 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम जिसे बाबा साहेब अंबेडकर जी बोलते हैं, उन्होंने अपने फार्मूले में 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता देने की व्यवस्था रखी। उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी चलते रहने, प्रादेशिक भाषाओं की अनुसूची तैयार किए जाने तथा भाषा आयोग गठन की व्यवस्था भी रखी गई है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने के बाद काफी बहस होती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी के स्वरूप के बारे में अपने विचार रखे। 14 सितंबर 1949 को सभी ने यह निर्णय ले लिया कि, कब? 14 सितंबर 1949 को सभी ने यह निर्णय लिया कि संघ के कामकाज के लिए हिंदी देश की सामान्य भाषा हो, इसकी लिपि देवनागरी हो और वे अंक काम में लाए जाए, जिन्हें भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा जाता है। संविधान सभा ने हिंदी के राजभाषा स्वरूप के बारे में जो निर्णय लिए, उन्हें संविधान के विविध उपबंधों, अनुच्छेदों तथा 8वीं अनुसूचियों में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति हो गई और यह हिंदी का क्या है, इतिहास है और हिंदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है,
यह इसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो यह था हिंदी, यह जो राजभाषा है उस राजभाषा पर हमने विस्तृत से जानकारी ली है। आशा करता हूँ कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में जो फ़र्क है वह फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम संपर्क भाषा के बारे में जानकारी हम अगले लेक्चर में लेते हैं। धन्यवाद।